वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 152 है। और इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एक एनसीईआरटी का 9th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, प्रश्न बनते हैं इससे एग्जाम्स में। कल लाइट को कवर किया था, मतलब प्रकाश जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट था, कवर हो गया अपना। और ये ध्वनि है, साउंड है, तो 20 MCQ में इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 152 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। सभी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार एग्जाम से पहले। पहला प्रश्न, जो ध्वनि तरंगे हैं यानी साउंड वेव, वो किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी ट्रांसवर्स वेव हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। देखिए, ध्वनि तरंगों के जो विपरीत होती हैं प्रकाश तरंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे उनको बोलते हैं। लेकिन ये जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं और ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, और साथ में भी अगर लिखा है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, तो ये भी ठीक है, बी है इसका आंसर। क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं यानी वैक्यूम में चल सकती हैं? तो नहीं चल सकती वैक्यूम में। इनके गमन के लिए किसी न किसी माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठोस में सर्वाधिक इनकी ध्वनि होती है, मतलब चाल होती है, ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है, और वैक्यूम में 0। ठीक है, ध्वनि तरंगों के विपरीत जो प्रकाश है, प्रकाश तरंगे हैं, वो बहुत तीव्रता से चलती हैं वैक्यूम में, निर्वात में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के कंपन से आगे बढ़ती हैं, जहां कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्वनि का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं हो सकता? तो ठोस यानी सॉलिड में हो सकता है, द्रव यानी लिक्विड में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, वैक्यूम में नहीं होता। और सर्वाधिक ठोस में घटता हुआ क्रम यही है। ठीक है, ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, उससे सबसे कम गैस में, और बढ़ता हुआ क्रम यह है, सबसे कम गैस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। ठीक है, प्रकाश इसमें सर्वाधिक तीव्र होता है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसे संचरण के लिए एक भौतिक माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। निर्वात में कोई कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि वहाँ यात्रा नहीं कर सकती। नंबर 3 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम में, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम गैस में होती है। सभी में समान नहीं होती, डी गलत है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। देखिए, ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं और उनकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी अधिक होती है, जिससे ध्वनि का संचरण ठोसों में सबसे तीव्र गति से होता है, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनि यानी ऑडिबल साउंड जो है, उसकी आवृत्ति सीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो जो कान सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो 20 हर्ट्ज हो गई श्रव्य, और 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक हो गई तो वो पराश्रव्य हो गई, और 20 हर्ट्ज से कम हो गई, जैसे कि ये 0 से 20 हर्ट्ज, तो ये है एक तरह से अनुश्रव्य। ठीक है, ये श्रव्य है, और 20,000 से अधिक ये पराश्रव्य है। बी है इसका आंसर। मनुष्य के कान केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली तरंगों को ही सुन सकते हैं। इसे श्रव्य परास यानी ऑडिबल रेंज कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो सुनने के लिए 20 हर्ट्ज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो गई तो पराश्रव्य हो गई, और 20 हर्ट्ज से कम हो गई तो वो हो गई अवश्रव्य। ठीक है, यानी इंफ्रासोनिक
बी है इसका आंसर। तो ये 20 हर्ट्ज श्रव्य है, ठीक है। ये 20 हर्ट्ज से कम और ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। इसका आंसर है बी, अवश्रव्य, इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। गैंडे, हाथी और व्हेल जैसी प्रजातियां इस आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न और सुन सकती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं और सुन सकती हैं, लेकिन मानव नहीं। नंबर 6 पर आ जाइए। ध्वनि की तीक्ष्णता यानी तारत्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? देखिए, वैसे तो ध्वनि का जो तीक्ष्णपन होता है, उसका मोटा पतला होना, वो तारत्व पर निर्भर करता है। अब यहाँ तारत्व को ही लेकर पूछ रहा है कि ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करती है, तो वो करेगी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, यानी आवृत्ति पे। वेवलेंथ नहीं होगा, आयाम नहीं होगा और वेलोसिटी नहीं होगा। ध्वनि का जो तारत्व है यानी पिच है, उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित होता है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ठीक है, जैसे बच्चों या महिलाओं की आवाज़, ठीक है। यहाँ एक चीज़ समझिएगा, तारत्व अधिक होगा ना, पिच अधिक होगा तो आवाज़ पतली होगी। बच्चों की आवाज़ पतली होती है, फीमेल में ये पतली होती है, ठीक है। और कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व जो है वो कम होगा। तो मनुष्य की जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो कम होगी या अधिक होगी? कम होगी, तो तारत्व भी कम होगा। तारत्व कम होगा तो आवाज़ मोटी होगी, भारी होगी। तो पुरुषों की आवाज़ और शेर की दहाड़, याद रखना है इसको, ठीक है। फ्रिक्वेंसी अधिक है तो पिच भी अधिक है, यानी आवाज़ पतली है। फ्रिक्वेंसी कम है तो पिच भी कम है, यानी आवाज़ मोटी है। उल्टा हो रहा है। नंबर 7, ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस या तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता की यहाँ बात हो रही है, प्रबल। ध्वनि की प्रबलता यानी तीव्रता, सॉरी, ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस या तीव्रता, ये आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड के वेग पर। ध्वनि की प्रबलता यानी तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता यानी एम्पलीट्यूड पर। वास्तव में ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी, ठीक है। और तीव्रता के लिए फ्रीक्वेंसी, और पिच अधिक है तो आवाज़ पतली है, पिच कम है तो आवाज़ मोटी है। नंबर 8, स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि को एको, एको को गूंज ज़्यादा सही होगा, एको की हिंदी, प्रतिध्वनि भी ठीक है। चलिए चलिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि या गूंज या एको सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? 0.5 सेकंड, 0.1 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड। 0.1 सेकंड, ए है, बी है इसका आंसर। देखिए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का जो असर है लगभग 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड तक रहता है। इसलिए प्रतिध्वनि को अलग से सुनने के लिए परावर्तित ध्वनि का मूल ध्वनि के कम से कम 0.1 सेकंड बाद कानों तक पहुंचना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सामान्य तापमान यानी 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होनी चाहिए, बी है इसका आंसर। देखिए, हवा में जो ध्वनि की चाल है लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होती है। 0.1 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 344 गुणा 0.1 इज इक्वल टू 34.4 मीटर होगी, ठीक है। चूंकि ध्वनि को जाने और आने में यह दूरी तय करनी है, इसलिए अवरोधक की न्यूनतम दूरी इसकी आधी अर्थात 17.2 मीटर होनी चाहिए, तो बी है आंसर। 10वां प्रश्न है, किसी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का कुछ समय तक बने रहना क्या कहलाता है?
ये एको है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है या रेवर वेरिएशन है? देखिए ये प्रतिध्वनि है, ठीक है, रेवर वेरिएशन है, बी है इसका आंसर। जब ध्वनि किसी बड़े बंद स्थान में बार बार परावर्तित होती है तो वह आसानी से समाप्त नहीं होती और गूंजती रहती है। इस घटना को प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि या अनुरणन या फिर रेवर्बेरेशन कहते हैं। इसे कम करने के लिए दीवारों पर ध्वनि अवरोधक पदार्थ लगाए जाते हैं। सोनार का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेम एंड रेशियो, सोलर नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेवी एंड रेशियो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें पानी के नीचे स्थित पिंडों जैसे कि पनडुब्बी, डूबे जहाज की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ भी इसी का उपयोग करती है। लीजिए आ गया प्रश्न। चमगादड़ यानी बैट्स रात के अंधेरे में शिकार को पकड़ने और उड़ने के लिए किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? जब बैट्स रात में उड़ता है तो आँख दिखता तो है नहीं इसको, ठीक है, तो मुंह से ध्वनि निकलता है, अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है। तो अगर आवाज़ टकरा कर वापस नहीं आई तो इनको लग जाता है कि रास्ता क्लियर है, सामने कोई भी अवरोधक नहीं है, उड़ते रहते हैं। लेकिन आवाज़ टकरा कर आ जाती है तो इससे इनको अंदाज़ा हो जाता है कि सामने कोई ना कोई अवरोधक है, अपनी गति धीमे कर देनी चाहिए या उस पर ही आसरा बना लेना चाहिए। तो पराध्वनि तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव, सी है इसका आंसर। चमगादड़ उड़ते समय हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं। ये तरंगे अवरोध या शिकार से टकराकर वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है, जिससे उन्हें रास्ते की रुकावट या शिकार की स्थिति का पता चलता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। 13वां प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग होने वाली जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो किस तरंग पर आधारित है? ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स ही होती हैं, ठीक है, बी है इसका आंसर। अल्ट्रासोनोग्राफी में पराध्वनि यानी आवृत्ति कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर और भ्रूण आदि के चित्र प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, लाखों लाख की होती हैं ये मशीनें। नंबर 14, जब माध्यम का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि की चाल घट जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, ध्वनि का संचरण रुक जाता है। जब माध्यम का ताप बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल अपरिवर्तित तो नहीं रहेगी, वो भी बढ़ जाएगी, घटाने पर घटेगी, बढ़ाने पर बढ़ जाएगी। देखिए माध्यम का तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे ध्वनि तरंगे अधिक तेजी से यात्रा करती हैं। उदाहरण के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो 22 डिग्री सेल्सियस पर बढ़कर 344 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो बी है आंसर। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्या है? हर्ट्ज है, ठीक है, सी है इसका आंसर। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों या आवर्तों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसका एसआई मात्रक है हर्ट्ज, एच जेड से प्रदर्शित करते हैं इसको, और इसे वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज के सम्मान में रखा गया है, ये एसआई मात्रक को। नंबर 16 पर आ जाइए। तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच सही संबंध क्या है? देखिए जो तरंग चाल होती है वो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, उसके गुणनफल के समानुपाती होती है। तो डी में क्या है? डी का मतलब है कि जो तरंग चाल है, तरंग की जो चाल है वो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणन योग के समानुपाती
हो रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जबकि तरंग की चाल जो होती है वो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के समानुपाती होती है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। बी और सी में क्या है? तरंग चाल बराबर आवर्ती बटा तरंग दैर्ध्य, और सी में है तरंग चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटा आवर्ती, तो ये भी गलत है। ए है इसका आंसर। किसी तरंग की जो चाल है वो उसकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है, अर्थात वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो बराबर या समानुपाती एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। मानव कान का वह कौन सा भाग है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? पिन्ना, एयर ड्रम और कॉकलिया या फिर मेलस? इमेज में दिख रहा हो अगर आपको तो कॉकलिया है ये, कॉकलिया या कर्णावर्त, सी है इसका आंसर। ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है ये। अंतःकरण यानी इनर ईयर में स्थित कॉकलिया दाब परिवर्तनों या ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, जिन्हें श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। 18वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मापने की सामान्य इकाई क्या है? इम्पोर्टेंट है, आसान भी है, सभी को पता है होगा इसका उत्तर डेसिबल, ठीक है। और डी बी से इसको जो है प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी है, कैपिटल बी है। ध्वनि के स्तर या उसकी प्रबलता को आमतौर पर डेसीबल, डेसीमल भी लिखा रहता है, तो बल सही है, डीबी, ठीक है। और 80 डीबी से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए कष्टदायक यानी ध्वनि प्रदूषण मानी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहा जाता है? एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति ही है, फ्रीक्वेंसी है। देखिए, किसी माध्यम में माध्यम के कणों द्वारा 1 सेकंड में किए गए पूर्ण कंपनों की कुल ऊर्जा को उस ध्वनि तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 19 हो गए, 20 और अंतिम प्रश्न है, दो क्रमिक संपीड़नों या दो क्रमिक विरलनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आयाम यानी डायमेंशन, आवृत्ति यानी आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति तो ऊपर हो चुका है। दो क्रमिक संपीड़नों या दो क्रमिक विरलनों के बीच की दूरी है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंगों में उच्चतम घनत्व वाले दो लगातार क्षेत्रों यानी संपीड़न या न्यूनतम घनत्व वाले दो लगातार क्षेत्रों के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो समाप्त हो गया है टॉपिक, ठीक है। 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में प्रैक्टिस इनकी कर लेना। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं, फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, प्रिंट आउट करा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है एग्ज़ाम तक के लिए, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करते रहना हर दिन। धन्यवाद।